हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो आज 30 जनवरी 2026 है। चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में नगोबा जतारा उत्सव गोंड जनजाति समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया गया है? तो इसको अभी तेलंगाना में मनाया गया है। ये जो नगोबा जतारा उत्सव है, यह एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो तेलंगाना का एक जगह है मेसराम, वहां के कबीले द्वारा, कबीले मतलब जो जनजाति होती है उनका एक ग्रुप होता है, उसे कबीला बोलते हैं। तो उन कबीलों द्वारा यह मनाया जाता है और इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यह 8 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से गोंड जनजाति के लोग आते हैं और अपना जो संगीत, नृत्य तथा वहाँ की कुछ लोकल सब्सटेंस उनको बेचते हैं। और जैसे हैंडीक्राफ्ट जैसे हमारे मेलों में बेचा जाता है ना, कि हाथ से बनी हुई चीजें और वहाँ के कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट, तो उस मेलों में भी ये चीज दिखाई जाती है। और जो नगोबा जतारा उत्सव है, ये तो आपको पता चलेगा गोंड जनजाति क्या है। ये उत्सव सर्प देवता नगोबा को समर्पित है। ये जो गोंड जनजाति है, इनके एक सर्प देवता कहा जाता है नगोबा को, तो यह उनको समर्पित है। और यह आदिवासी समुदाय और प्रकृति के बीच संबंधों को मजबूत करता है यह त्योहार हमारा। और आपको बता दें, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, अर्थात भारत में सबसे अधिक संख्या गोंड जनजाति की है। गोंड जनजाति भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में आपको निवास करते हुए मिल जाएंगी। ठीक है। और इनकी जो भाषा है गोंडी, जो कि तेलुगु भाषा से संबंधित है, इसीलिए इनको गोंड जनजाति कहा जाता है। समझ में आ गया। और अभी कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अर्थात उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ अभी अपार आईडी के निर्माण में पूरे देश में टॉप पर रहा है। अपार आईडी जो स्टूडेंट के एकेडमिक्स का डिटेल रखती है, इस सवाल को मैं पीछे बताया भी था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और यहाँ का जो एक रातापानी टाइगर रिजर्व है, उसका नाम बदलकर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया जाएगा, श्री विष्णुधर वाकड़कर के नाम पर, जो भारत के एक पुरातत्वविद थे, अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग इतिहास में हुए किसी ऐसी सभ्यता जो पहले खत्म हो गई है उसकी खुदाई करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इनकी खुदाई होती है ना, तो इनके अवशेष मिलते हैं। तो इस खुदाई के माध्यम से इतिहास को जानने के जो लोग काम करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो इस सवाल से आप इतनी बातें याद रखो और आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट अर्थात एफआरपी एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एफआरपी का मतलब समझा गया, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट। तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, और ये भारत की पहली है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली फ्लैट रोल प्रोडक्ट होता क्या है कि जो एल्युमिनियम होता है ना, उसको उस पे किसी मशीन को चढ़ाकर, जैसे कोई एक मशीन होती है बड़ी सी, उसको उस पर चढ़ाकर उसको बिल्कुल पिचका दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रोलिंग करके। और उस एल्युमिनियम से हम सीट बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम की चादर या एल्युमिनियम की फाइल और प्लेट बनाते हैं, जिसका हम उपयोग जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कि गाड़ी बनाने में और गाड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं उनको बनाने में या बर्तन बनाने में करते हैं, पैकेजिंग में, कंस्ट्रक्शन में। और इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी होता है। तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें
कि उड़ीसा एल्युमिनियम का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है भारत में, ठीक है, अर्थात एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट आपको पता है ना, एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या नाम है उसका, बॉक्साइट, ठीक। और अभी गुजरात गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा वैन नामक यूनिट लॉन्च किया था। और उड़ीसा में भी जो किडनी से संबंधित रोग होने वाले हैं, उनकी रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। और स्वच्छ जल से पानी उपलब्ध कराने वाला उड़ीसा का पुरी शहर पहला शहर बन गया है। पुरी शहर जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में हमारा लिंगराज मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर। उसमें हमारी जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है, रथ यात्रा, ठीक है। धनुष यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और यहाँ के राज्यपाल है हरिभाऊ कंबम पत्ती। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक। महाराष्ट्र से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के डिप्टी सीएम कल इनका निधन हो गया। और उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर कचरा डंपिंग स्थल में, इसका कचरा डंपिंग स्थल शून्य हो गया है, अर्थात डेली का डेली कचरा यहाँ पर रिसाइकिल हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है। उत्तर प्रदेश में हमारा लखीमपुर दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि लखीमपुर खीरी में है, और यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। और इसी प्रकार बिहार में एक हमारा है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश और भारत और नेपाल के बॉर्डर में, तो दोनों को आप याद रखना। उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 28 जनवरी को मनाई गई। जो लाला लाजपत राय थे, ये हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी, अर्थात इन्होंने देश को आजाद कराने में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। एक लेखक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए काफी काम किए, इनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो कांग्रेस उसमें बनी थी, उसके गर्म दल के नेता थे। और इनके दो साथी बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों लोगों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता था। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्रपाल। तो इन तीनों के ट्रायो को लाल बाल पाल कहा जाता था। कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। देखो क्या हुआ था कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो इन्होंने लाहौर में जाकर एक प्रदर्शन किया था। लाल झंडे को दिखाने इन्होंने प्रदर्शन किया था कि साइमन कमीशन गो बैक। और इसी को देखते हुए वहां के जो वर्तमान अंग्रेज शासक था जेम्स ए स्कॉट, उन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया, जिससे इनकी कुछ दिन बाद लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनको काफी चोट लगी थी, ठीक है। किसने आदेश दिया था? जेम्स ए स्कॉट। और इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे और चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव, इन लोगों ने सोचा कि हम इसका बदला लेंगे। जो लाला लाजपत राय थे, इनका बदला लेने के लिए इन लोगों ने जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहा जान से, लेकिन गलती से उन्होंने सैंडर्स को मार दिया और जेम्स ए स्कॉट भाग गया, ठीक है। तो अभी इनकी 161वीं जयंती मनाई जाती है, 28 जनवरी को मनाई गई। पंजाब केसरी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लायन ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। तो आपको इसे याद रखना है। और कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि लाला लाजपत राय की किताबों के बारे में। इन्होंने एक बुक लिखी है यंग इंडिया, यंग इंडिया, यहाँ पर लिख देता हूँ बुक्स, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अब मैं पक्का बता रहा हूँ एग्जाम से पूछी गई और आगे पूछी जा सकती है, खास करके अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। और एक इनकी बुक है आर्य समाज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज का इतिहास। ये लेखक भी थे ना।
और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य था जातिवाद, छुआछूत और लिंग भेदभाव को खत्म करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। तो उसी दौरान इन्होंने उसके विरोध में नेतृत्व किया था, जिसके दौरान इनको लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पंजाब से बिलोंग करते थे, आपको पता ही चल गया, पंजाब केसरी नाम से जाना जाता। और इन्होंने आर्य गैजेट और वंदे मातरम जैसे न्यूज़पेपर के संपादक भी रहे थे। वंदे मातरम को लिखा बंकिम चटर्जी था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, लेकिन एक वंदे मातरम नाम से न्यूज़पेपर के संपादक ये रहे, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अभी 27 जनवरी को मनाया गया है नेशनल जियोग्राफिक डे, अर्थात राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस और हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस भी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्री 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया है? तो टोटल 30 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। एक्चुअली इसके अंदर 3 कैटेगरी है, इस पुरस्कार के अंदर 3 कैटेगरी है, तो टोटल मिलाकर 30 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार उन लोगों को लिए दिया जाता है जो लोग किसी भी अन्य व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करते हैं, अर्थात किसी कठिन परिस्थिति में, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, कहीं पे आग लग गई हो, उससे बचाने के लिए, कहीं बाढ़ की स्थिति में किसी को बचाने के लिए, तो ऐसे जिन कोई भी व्यक्ति किसी को बचाता है, उसके जीवन की रक्षा करता है, उसको जान जाने से बचाता है, तो उसके अदम्य साहस के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार। समझ में आया? और इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, इसके अंतर्गत 6 लोगों को दिया गया है। ठीक है, दूसरी हमारी है उत्तम जीवन रक्षा पदक, इसमें भी 6 लोगों को दिया गया है। ठीक, तीसरी हमारी है जीवन रक्षा पदक, इसमें 18 लोगों को दिया गया है इस पुरस्कार को। समझ में आ गया ना? किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और आपको पता चल गया कि इनको 18, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया 30 लोग। समझ में आ गया? और अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, धर्मेंद्र सिंह देवल, जो कि सन्नी देवल के पिता भी हैं, तो उनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, अभी उसकी घोषणा हुई है पिछले कुछ दिन, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसको फ्रांस ने किया है, और यह दूसरा देश बन गया है ऐसा करने वाला। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया था, उसने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज को बैन करने वाला पहला देश बन गया था, और यह 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए फ्रांस ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, दूसरा देश बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक मैं पीछे बता भी चुका हूँ। तो क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्क्रीन का एडिक्शन लग चुका है, जैसे वो देखते समय, पढ़ते समय, कुछ भी कर रहे हैं तो बस रील चला रहे हैं अर्थात मोबाइल दिख रहे हैं, और उनकी ऐसे मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही है, दिमाग वो काफी सोच रहे हैं, कई डिप्रेशन या नींद ना आना, ऐसी चीजें, उनकी आंखें खराब हो जा रही हैं। इसी को देखते हुए वहाँ के देश ने इसे लागू किया है। ठीक है, इसमें काफी स्ट्रिक्ट नियम है, जिससे कि कोई भी बच्चा 15 वर्ष से कम और उसकी उम्र है तो इसे सोशल मीडिया को यूज नहीं करेगा। तो इसी को देखते हुए, ताकि छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ और उनके स्वास्थ्य को अच्छे से देखभाल किया जा सके, यह नियम लाया गया है। किस देश ने लाया? फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है,
और जोकी मीनार कहाँ है हमारा? पेरिस में। अभी फ्रांस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक। और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है साने तकाची, जो कि जापान की वर्तमान महिला प्रधानमंत्री भी है। और जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, जापान की संसद का नाम है डायट। और आपको बता दें कि जापान की एजेंसी, जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जैक्सा। और फ्रांस की एजेंसी का नाम क्या है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका की नासा है, वैसे फ्रांस की क्या है, इसको आपको गूगल से सर्च करके जैसे भी सर्च करो बताना है। मैंने जापान की बता दिया। ठीक। चीन, आपको पता है चीन की राजधानी है बीजिंग। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री शी जिनपिंग। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य के सारंडा वन, जो कि पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित है, में चलाया गया है, जिसके दौरान 17 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गया है? तो इसको झारखंड में, आपको पता ही है कि सिंहभूमि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। ये झारखंड में। तो ऑपरेशन मेगाबुरु जो है, ये सारंडा वन, जो यहाँ पर बहुत सारे नक्सलवादी पाए जाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को खत्म करने के लिए सरकार ने इस ऑपरेशन को चलाया गया है। और इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट्स और झारखंड के पुलिस, इन लोगों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ की जो कोबरा यूनिट है, कोबरा कमांडो यूनिट, और झारखंड पुलिस ने इसको मिलकर अंजाम दिया है। और ये इसका उद्देश्य क्या है? नक्सलवादियों को खत्म करना, अर्थात ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। देखो, भारत का ये मिशन है कि 2026 के अंत तक देश में सारे नक्सलवादियों को खत्म कर देना है। और इसकी जो पहली बार नींव रखी गई थी ऑपरेशन समाधान प्रहार के दौरान, जिसे 2017 में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था, जो ऑपरेशन समाधान प्रहार है उसको 2017 में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 2026 तक भारत से नक्सलवादियों को पूरी तरीके से खत्म करना। तो उसी को देखते हुए ये ऑपरेशन मेगाबुरु अभी हाल ही में चलाया गया है। आपको बता दें कि नक्सलवाद की शुरुआत जो हुई थी 1967 में हुई थी। 1967 में पश्चिम बंगाल की एक नक्सलबाड़ी गांव है, वहां पर एक सशस्त्र किसान विद्रोह हुआ। ठीक है। तो वहीं से यह नाम आया नक्सलवाद। ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक गांव है, वहां का नाम है नक्सलबाड़ी। उसी गांव में किसान विद्रोह हुआ, तो वहीं से यह नाम लिया गया, क्या? नक्सलवाद। समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांगसू दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। एक्चुअली पांगसू दर्रा जो है ये म्यांमार म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक। तो ये भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है, उस पर इनकी दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, पांगसू दर्रा महोत्सव। एक्चुअली पांगसू दर्रा जो है ना, वह म्यांमार और भारत के बीच में है। और भारत का कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश में। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, एक है लेपचा दर्रा जो कि सिक्किम में है। और जो यह पांगसू दर्रा है, यह पटकई हिल्स के चोटी पर स्थित है। किस हिल के? पटकई हिल्स, पटकई की पहाड़ियां। तो आप इसे लिख लो। एक्चुअली 13वीं शताब्दी में इस दर्रे का उपयोग जो असम में अहोम जनजाति द्वारा किया जाता था, असम में अहोम जनजाति। और यह दर्रा जो है भारत और म्यांमार के बीच में, मैंने बता दिया, भारत म्यांमार बॉर्डर पर। ठीक है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर
बॉर्डर की ऊंचाई पर 1136 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो यह दर्रा भारत म्यांमार सीमा की 1136 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समझ में आ गया? तो भारत और म्यांमार के बीच जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक या व्यापारिक संबंध है उसको मजबूत करने के लिए इस इंटरनेशनल त्योहार को मनाया जाता है। अभी इसका आयोजन जनवरी में किया गया था, तो इसलिए यह चर्चा में रहा। तो आपको पता चल गया। मैंने जो 2 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए कि लेप्चा दर्रा सिक्किम में है, बनिहाल दर्रा जोजिला दर्रा है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसे भी आपको याद रखना है। आपको बताना है बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं? तो एक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं पहले। जो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा है, अभी इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, और ये पहले बीसीसीआई के 1993 से 1996 तक अध्यक्ष रहे थे। बीसीसीआई क्या है? यह भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं, जहां जहां क्रिकेट होता है, उनके आयोजन को यह करती है, अर्थात उनका होस्ट करती है। जो क्रिकेट खेल से जितने भी क्रिकेट से संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स खेल होते हैं, जहां जहां पर उसका आयोजन होता है, उसको यह संस्था डील करती है। और बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। एक्चुअली यह एक इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल अर्थात आईसीसी की एक संस्था है। ठीक है, उसी के अंतर्गत आती है। तो क्रिकेट जहां जहां भी भारत में हो रहा है, जैसे आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, इनको आयोजित करने का कार्यक्रम बीसीसीआई का होता है। वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मिथुन मनहास। और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। ठीक, और आपको बता दें कि इंद्रजीत सिंह बिंद्रा के नाम पर जो मोहाली स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर आइए इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम कर दिया गया है। मोहाली स्टेडियम का नाम इनके नाम पर है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम इनके नाम पर है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष मैंने बता दिया मिथुन मनहास, सचिव देवजीत सैकिया। आपको बताना है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष। और बीडब्ल्यूएफ का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके अभी चेयरपर्सन पीवी सिंधु को चुना गया है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है ना। और एक बार और याद रखो, एक बार इसमें आप याद रखो कि जो बीसीसीआई है, यह क्रिकेट से संबंधित मतलब क्रिकेट से संबंधित जितनी भी संस्था है, उनमें सबसे अमीर संस्था बीसीसीआई है। कौन? क्रिकेट से संबंधित। जैसे आईसीसी भी, आईसीसी से भी सबसे अमीर है। जैसे हर देश है उनकी एक क्रिकेट की संस्था है, तो उसी प्रकार भारत की जो है बीसीसीआई है, और ये सबसे अमीर संस्था है क्रिकेट के क्षेत्र में। ठीक है, फीडे फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस को आयोजित करती है। ये फ्रांस में इसकी हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा? तो इसको पंजाब सरकार ने शुरू किया है। यह देखते हुए कि जो भी आम नागरिक है वहां पर, उन सभी लोगों को एक अच्छा इलाज मिल सके और उनकी बीमारी में कोई बाधा ना आ सके, फाइनेंशियल बाधा। तो इसको केंद्र पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके तहत 65 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। अर्थात इसमें प्रत्येक परिवार जो एक परिवार है उसको 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, और इसके तहत टोटल जो हमारा इसके खर्चे के लिए 3 करोड़ पैसों को
निवेश किया गया है। कितना? 3 करोड़ 65 लाख परिवारों के लिए, और इसमें प्रत्येक परिवार को 10 लाख का इलाज मिलेगा। ठीक है, इसे याद रखना। अभी पंजाब में एक ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, किससे संबंधित है? जो वहाँ के गैंगस्टर हैं उनको खत्म करने के लिए वहाँ की पंजाब की पुलिस ने इसको मिलकर अंजाम दिया था, ऑपरेशन प्रहार। और आपको बता दें कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए पहली डॉग सेंचुरी पंजाब के लुधियाना में बन रही है। ठीक। हरियाणा हरियाणा में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो कि जींद और सोनीपत के बीच में चलेगी, इसको भी मैंने पीछे बताया है। ठीक। तो इसे याद रखना कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ चल रही है? हरियाणा में। उत्तराखंड अभी उत्तराखंड में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क में आग लग गई थी, तो इसके कार्य चर्चा में रहा है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है और साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी केरल में। उत्तराखंड के रुड़की में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। यह सवाल पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। और राजस्थान में हमारा है केवलादेव घाना पक्षी विहार, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, इसे आप याद रखना। ठीक है। उत्तराखंड में हमारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। और उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क भी है। ठीक, इतना उत्तराखंड से आप याद रखो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वीं भारतीय यूरोपियन संघ मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो अभी 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, यूरोपियन परिषद और यूरोपियन आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। ये गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। तो इसी दौरान 27 जनवरी को 16वीं भारतीय यूरोपियन संघ की मीटिंग हुई, ये नई दिल्ली में हुई। ठीक है। इसके दौरान भारत और यूरोपियन संघ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अर्थात मुक्त व्यापार समझौता। इससे क्या होता है कि जैसे जो भारत के लोग हैं जब वो यूरोपियन देशों में जाएंगे व्यापार करने, तो उनकी व्यापार पर टैक्स कम लगेगा या ना के बराबर लगेगा। और जो यूरोप के लोग हैं वो अपना भारत सामान बेचने आएंगे तो उनके पर भी टैक्स नहीं लगेगा या तो बहुत कम लगेगा, जिससे लोग, इससे बहुत व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी को बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है। फ्रांस को भी मैंने बताया ये कि यहाँ पर सोशल मीडिया 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया गया है। जर्मनी, आपको बता दें कि जो यूरोपियन यूनियन है इसमें टोटल 27 देश हैं और यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। रूस, रूस से आप याद रखो कि रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ में वर्तमान में जो राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, उनको आप सभी लोग जानते होंगे। और रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध के दौरान जब 2022 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो यूक्रेन में जितने भी भारतीय रह रहे थे उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। और इसी प्रकार इजराइल में जब यह हिंसा हुई तो इजराइल से वापस लाने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है। अभी हाल ही में ईरान से वापस लाने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। तो आप इतनी बातें याद रखो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगर आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि कई लोग तो बीच में छोड़ चले गए होंगे। बाकी मिलते हैं अपने अगली करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक सभी लोग को जय हिंद जय भारत। अगर आप इस क्लास के नोट्स चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।